Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube and Facebook channel. I am Rana Asam Aleem. अपनी पिछली वीडियो में मैंने कैरोलिन पोइट्री का जिक्र किया, तो यकीनन आप सब लिटरेचर के स्टूडेंट इस बात पे हैरान होंगे कि जहाँ पे मैंने कैरोलिन बाकी पोइट्स का जिक्र किया तो इस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखने वाले सबसे बड़े नाम को मैंने कैसे मिस कर दिया। और वो बड़ा नाम है जॉन मिल्टन का। तो उनको इसलिए मिस किया गया कि एक वीडियो में जिसमें बाकी तमाम कैरोलियन फीचर्स और पोइट्स को डिस्कस करना था, तो उनके साथ मिल्टन को डिस्कस करना एक मेरे ख्याल से जो है वो ज्यादती थी, क्योंकि मिल्टन एक ऐसी पर्सनैलिटी है, मिल्टन का लिटरेचर में वो मुकाम है कि उनके ऊपर एक वीडियो तो क्या एक पूरी जो है वो वीडियोस की जो है वो सीरीज बन सकती है। उनका काम सिर्फ उनकी जो है वो पैराडाइज लॉस्ट ही ऐसी बुक है कि उसके ऊपर हम अगर डिस्कशन शुरू कर दें तो कई घंटों की जो है वो गुफ्तगू कई जो है वो दिनों और कई हफ्तों में बदल सकती है। और इसके साथ साथ हम जानते हैं कि उनके बाकी जो लिटरेरी वर्क्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बहरहाल आज मैं मिल्टन को डिस्कस करने जा रहा हूँ, और पूरी डिस्कशन तो एक वीडियो में नामुमकिन है, लेकिन उनके जो प्रोमिनेंट वर्क्स और जो प्रोमिनेंट फीचर्स हैं उनकी पोइट्री के, उनको मैं ज़रूर कवर करने की कोशिश करूँगा। तो जॉन मिल्टन वाज बोर्न इन 1608 एंड डाइड इन 1674। तो ये उनका जो है दौर है, और मिल्टन जो है वो उनके बारे में कहा जाता है कि मिल्टन जो है वो ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द 17th सेंचुरी एंड वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो 17th सेंचुरी के सबसे बड़े राइटरों को कहना बिल्कुल जो है वो जस्टिफाइड होगा। उनकी और जो लाइफ है या उनका जो लिटरेरी करियर है उसके दौरान दो बहुत ही बड़ी और इम्पॉर्टेंट जो है वो मूवमेंट्स उससे पहले जो है वो वर्किंग में थी, रेनेसांस और रेफॉर्मेशन, और दोनों ही जो है वो कंबाइन होती हैं। और मिल्टन के वर्क में दोनों को एक खूबसूरत एक्सप्रेशन मिलता है। एंड जो है वो वी कैन से दैट कि बोथ द मूवमेंट्स रिसीव देयर मोस्ट इंटेंस एंड इंटेलिजेंट एक्सप्रेशन थ्रू मिल्टन। तो मिल्टन ने इन दोनों मूवमेंट्स के तमाम तरह एलिमेंट्स को बेहतरीन एक्सप्रेशन दिया अपनी पोइट्री के जरिए से, और बहुत ही फोर्सफुल कंट्रीब्यूशन है उनका। बहरहाल उनकी तारीफ में ये कहना बेजा नहीं होगा कि ही टावर्स ओवर हिज एज एज शेक्सपियर टावर्स ओवर द एलिजाबेथन एज एंड एज चॉसर टावर्स ओवर द मीडिवल पीरियड। कि जिस तरह से शेक्सपियर अपने दौर में सबसे बड़े बुलंद मुकाम पर, या चॉसर मीडिवल टाइम्स में अपने बुलंद मुकाम पर नजर आते हैं, तो 17th सेंचुरी में जो है मिल्टन भी उसी तरह से सबसे ऊपर हमें जो है वो राइटर्स में खड़े नजर आते हैं। तो बहरहाल ही वॉज बोर्न इन लंदन में पैदा हुए, गॉट एजुकेशन एट सेंट पॉल स्कूल, सेंट पॉल स्कूल से उन्होंने तालीम हासिल की। एंड ही शोड प्रोडिजियस टैलेंट, अ लॉट ऑफ टैलेंट फॉर मास्टरिंग एंशिएंट लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। जो पुरानी जुबानें और लिटरेचर था उनको पढ़ने में, उनको सीखने में उस बंदे को बेइंतहा जो है वो सलाहियतें दी गई थी। ग्रीक, लैटिन एंड हेब्रू में एक्सपर्ट थे, और उन्होंने जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1629 में बीए किया और 1632 में उन्होंने एमए किया। और मुमकिन था कि इसके बाद वो मिनिस्ट्री में चले जाते, यानी कि चर्च में कुछ जो है वो अहम किसी ओहदे पर चले जाते या चर्च में कुछ ड्यूटीज परफॉर्म करते, लेकिन उन्होंने अभी अपने आप को मुकम्मल तौर पर इस ओहदे के लिए फिट जो है वो नहीं समझा। इसलिए अगले 5 साल तक उन्होंने जो है वो अपने फादर जो एक जो है वो कंट्री हाउस में रहते थे किसी देहाती एरिया में, वहाँ पर सुकूनत इख्तियार की। और इन 5 सालों में उन्होंने एंशिएंट और मॉडर्न राइटर्स को जो है वो बड़ी तवज्जो के साथ पढ़ा, स्टडी किया, और इसी जो है वो प्राइवेट जो एक इंटेंस स्टडी उन्होंने की, इसी के दौरान उन्होंने कभी कभार कुछ जो है वो वर्स लिखने की कोशिश की, पोइट्री लिखी। और उन्होंने जो है वो 1634 में एक मास्क लिखी जिसका नाम कॉमस था। तो मास्क जो है वो, इसको भी मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि मास्क इज डिफाइंड एज अ परफॉर्मेंस ऑफन एलिगोरिकल। एक जो है वो कहानी होती है जिसके एलिगोरिकल कहानी के अंदर एक और कहानी होती है, और इट कंटेन्स हिडन, जिसे हम कहते हैं स्टोरी, यूजुअली जो है वो मॉरल और पॉलिटिकल मीनिंग के साथ। तो बहरहाल
in royal courts or aristocratic house it is performed, या शाही दरबार में परफॉर्म की जाती थी या किसी बड़े जो है वो अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में इसको परफॉर्म किया जाता था। तो उन्होंने अपनी जो है वो पहली मास्क लिखी जिसका नाम कॉमस था। फिर जो है वो 1637 में ही रोट फाइनेस्ट पेस्टरल एलिजी लिसिडस, तो उन्होंने जो है वो लिसिडस लिखी जो कि एक एलिजी थी टू मेमोरियलाइज ट्रेजिक डेथ ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड एंड क्लासमेट एट कैम्ब्रिज, जो उनके क्लास फेलो थे उनके मुतल्लिक लिखी उनकी डेथ के ऊपर। बहरहाल ये ऐसा पीरियड है जिसमें मिल्टन खुद को मोर एम्बिशियस अंडरटेकिंग्स के लिए, बड़े कारनामों के लिए तैयार कर रहे थे और वो अंडरटेकिंग्स पॉलिटिकल भी थी, रिलीजियस भी थी और पोएटिक भी थी। तो उन्होंने हर तरह के मैदान में जो है वो बेहतरीन काम करना था, इसलिए इनफैक्ट ये वो अपनी सेल्फ ट्रेनिंग कर रहे थे। और फिर हम देखते हैं कि 1639 में जो है वो इंग्लैंड वाज ऑन द वर्ज ऑफ वॉर, सिविल वॉर जो है वो शुरू हो चुकी थी। तो इन हालात में जो है वो मिल्टन जो एक आर्डेंट प्योरिटन थे और बहुत ही ज़्यादा मजहबी अकीदत रखने वाले शख्स थे, तो उसके नज़दीक जो हार्ट ऑफ क्रिश्चियन जो है वो रिलीजन था वो क्या था कि हर फर्द का खुदा के साथ एक रिलेशन था, उसको जो है वो कोई दूसरा शख्स इम्पोज नहीं कर सकता, बल्कि हर शख्स जो है वो उनके ख्याल में क्या है कि ईच पर्सन हैड टू फ्री टू डेवलप हिज हर ओन अंडरस्टैंडिंग थ्रू केयरफुल स्टडी ऑफ बाइबल, कि हर शख्स जो है वो उसको चाहिए कि बाइबल की जो है वो स्टडी करके खुद अपना खुदा के साथ रिश्ता जो है वो उसको मजबूत करे, इसको इम्पोज नहीं किया जा सकता। तो उसके ख्याल में चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है वो अभी भी उन रिचुअल्स और इंस्टीट्यूट्स को सपोर्ट कर रहा था जो कैथोलिक चर्च का जो है वो खासा थी। उसके बाद प्रोटेस्टेंट आए, कैथोलिक की जो है वो डोमिनेंसी खत्म हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उनके ख्याल में कुछ ऐसी जो है वो चीज़ें मौजूद थी जो कैथोलिक जो है वो चर्च का खासा थी। तो बहरहाल उनके नज़दीक हर इंसान को जो है वो क्या है उसके दरमियान और जो खुदा का एक रिश्ता है उसके दरमियान कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, और बादशाह इन रिचुअल्स का सरपरस्त नहीं होना चाहिए था, और बादशाह को नहीं चाहिए था कि वो डिवाइन राइट के थ्रू अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करे। तो इन चीज़ों के खिलाफ था मिल्टन। इन चीज़ों के कुछ लोग कह देते हैं कि वो बड़ा मजहबी था और बड़े जो है वो मजहबी तौर पे जो है वो फनेटिक थे, नहीं, बल्कि वो इस आज़ादी के खिलाफ, मजहबी आज़ादी और जो है वो सोशल आज़ादी के जो है वो हक में था कि हर इंसान आज़ाद और उसको उसकी आज़ादी मिलनी चाहिए। तो बहरहाल इन तमाम नज़रियात का नतीजा ये था कि मिल्टन ने जो है वो सिविल वार के दौरान पब्लिक अफेयर्स में अहम किरदार अदा किया, और उसी दौरान उनकी शादी भी हुई है। मैरी पावल से उनकी शादी हुई थी जो है वो 1642 में, लेकिन शादी के 6 वीक बाद ही मैरी पावल उनको छोड़ के अपने पेरेंट्स के पास जो है वो वापस चली गई थी। तो बहरहाल जब 1649 में चार्ल्स वन को सजाए मौत दे दी गई तो मिल्टन ने जो है वो जो उस वक़्त की प्योरिटन पार्लियामेंट बनी थी, कॉमनवेल्थ स्टेट बनाया गया था इंग्लैंड को, तो उसको उस वक़्त की जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स थी जो इंग्लैंड के बारे में बड़ी कंसर्न थी, तो उनके सामने बड़ा स्ट्रांगली जो है वो मिल्टन ने डिफेंड किया। जो क्रोमवेल थे और जो इंग्लैंड की कॉज थी, जो कॉमनवेल्थ स्टेट की कॉज थी, उसको बड़ा उन्होंने स्ट्रांगली जो है वो डिफेंड किया। तो इसी दौरान जो एक जो है वो सीजलेस रीडिंग, ना थमने वाला उनका जो स्टडी का मुताले का जो है वो कह लें कि सिलसिला था, और उनकी जो बहुत सारी लैटिन कॉम्पोजिशंस उन्होंने लिखी, तो इसी दौरान मिल्टन जो है वो ब्लाइंड हो जाते हैं, और इसके बावजूद जो है वो उन्होंने अपना काम जो है वो उसको जारी रखा, और कुछ सेक्रेटरीज की मदद से और कुछ जो भी उनके हेल्पर्स थे उन्होंने क्रोमवेल की जो है वो गवर्नमेंट के लिए एज अ लैटिन सेक्रेटरी बहुत ही अहम खदमात जो है वो फराहम की। तो बहरहाल जैसे ही इसके बाद 1660 में मोनार्की बहाल हो गई, बादशाहत जो है वो दोबारा आ गई, तो मिल्टन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, बहुत सारे लोगों ने माफ़ियाँ मांग ली, सब कुछ हुआ, लेकिन मिल्टन ने जो है वो माफ़ी नहीं मांगी, तो उनको जेल में फेंक दिया गया, और यहाँ तक खतरा था कि उनको हैंग कर दिया जाता। बहरहाल किसी एक दोस्त जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, न्यू जो है वो फैमिली जो आई थी, जो है वो बादशाहत आई थी, तो उसकी वजह से इनको जो है वो माफ़ी मिल गई, लेकिन उनको बहुत सारा जो है वो जुर्माना अदा करना पड़ा, और अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टी थी उससे भी उनको जो है वो हाथ धोना पड़े। तो ये एक मुश्किल वक्त था और बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था, जहाँ पे मिल्टन बिल्कुल जो है वो एक तरह से सेक्लूडेड होकर रह गए, उनका अपना कोई फैमिली मेंबर भी अब उनके साथ नहीं था। तो इसी दौरान उन्होंने जो है वो अपनी दोबारा से राइटिंग्स की शुरुआत की, और जो बिब्लिकल एपिक है, जो पैराडाइज लॉस्ट है, इसको उन्होंने जो है वो लिखना शुरू किया, एंड इट वाज कंप्लीटेड इन 1667। तो मिल्टन ड्रॉज आउट ऑल द ह्यूमन
and theological implications of the fall of Adam and Eve as told in the Old Testament. जो कुछ भी ओल्ड टेस्टामेंट में हम देखते हैं उन तमाम चीज़ों को मिल्टन ने जो है वो पैराडाइज लॉस्ट में बड़े खूबसूरत अंदाज में डिस्कस किया. एंड हिज एम वाज टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मेन. तो ये उनका जो है वो मकसद था, इंसान और खुदा के रिश्ते को जस्टिफाई करना. ही वाज सेड टू बी द गॉड्स इंग्लिश पोएट. उनके बारे में कहा जाता है कि ही इज अ गॉड्स इंग्लिश पोएट. ही फेल्ट दैट हिज वर्स originated in and was guided by the Holy Spirit. उनका अपना मानना है कि ये अल्लाह ताला की देन थी, उनकी शायरी जो थी वो अल्लाह ताला की तरफ से उनको वदीयत की जाती थी. तो बहरहाल इलियड और ओडेसी जो उस वक्त बहुत बड़ी जो है वो एपिक्स समझी जाती थी, तो मिल्टन ने उनको भी एक्सेल कर दिया, क्योंकि इलियड और ओडेसी के थीम जो थे वो नेशनल लेवल के थे, एपिक्स थी. लेकिन जो पैराडाइज लॉस्ट है ये यूनिवर्सल थीम रखती है, तो इसलिए ये उनसे भी जो है वो खूबसूरत और बड़ी जो है वो एपिक गर्दानी जाती है. तो बहरहाल पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन इन ब्लैंक वर्स और इट फॉलोड अनराइम्ड लाइंस ऑफ आयाम्बिक पेंटामीटर. इसमें उन्होंने जो है वो यूज़ किया है. बहरहाल ग्रैंड स्टाइल है और लॉफ्टी थीम है एंड इट इज़ द मोस्ट फुली अचीव्ड लॉन्ग पोएम इन इंग्लिश लैंग्वेज. बिफोर हिज डेथ ही पब्लिश्ड 2 अदर जो है वो इम्पॉर्टेंट जो है वो पोइम्स, लेकिन कोई भी पोइम पैराडाइज लॉस्ट के करीब नहीं पहुंच सकी. तो ये 2 जो इम्पॉर्टेंट पोइम्स थी वो थी पैराडाइज रीगेन्ड और सैमसन एगोनिस्ट, और दोनों 1671 में जो है वो सामने आई. सम अदर इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑन दी जो है वो मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, एक ओड थी उनकी, फिर एल एलिग्रो थी, टू पेंसिसरो थी, और कॉमस जो मास्क मैंने जिक्र किया, और लिसिडस. तो बहरहाल ये जो है वो मिल्टन के इम्पॉर्टेंट जो है वो काम थे. लेकिन इतनी छोटी सी वीडियो में मिल्टन को पूरा डिस्कस करना जो है वो उनके साथ जाती है. हाँ, ये है कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो उनके मुतल्लिक़ फीचर्स हैं उनको जो है वो बेहतरीन तरीके से आप तक जो है वो डिलीवर करने की कोशिश की है.